जल्दी जल्दी बता दूंगी। ठीक है बेटे, फर्स्ट पॉइंट उसका था क्लोनिंग वेक्टर्स के जो फीचर्स हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वर्ड जो है उससे आप ये समझेंगे कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो साइट है जहां से वो कहते हैं कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है, किसी भी जीनोम के रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो उसमें हमने क्या किया, एक अपना पीस ऑफ डीएनए सेगमेंट जो है, जिसको हम अपना क्या कह रहे हैं, एलियन डीएनए कह रहे हैं, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि उस एलियन डीएनए को हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है। तो अगर हम उस एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है उसको जिस प्लाज्मिड के साथ आप उसको लिंक करवा रहे हैं, वो प्लाज्मिड जो है उसके ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले साइट पे आप लिंक करवा दें, तो उसके बाद कहता है कि जैसे जैसे उस पर्टिकुलर वेक्टर डीएनए जो है, ठीक है, जब उसने होस्ट में जाना है, उसका रेप्लिकेशन होना है, वैसे वैसे आपका एलियन पीस जो है उसके भी रेप्लिकास क्रिएट हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर की बात की जा रही है, इसलिए आपने ये याद रखना है कि वेक्टर आपने ऐसा सिलेक्ट करना है जिसका जो ओराई वाला साइट है वो इस तरह का होना चाहिए जो मैक्सिमम कॉपी नंबर जो है उसको सपोर्ट करता हो। तो शुरू में मैंने आपको जब प्लाज्मिड का एग्जांपल दिया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि भी प्लाज्मिड जो है वो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ 1 और 2 कॉपीज देते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन के दौरान वो ऑटोनॉमियस तो होते ही हैं, सभी को मालूम है। पर अगर वो कहता है कि अब ऐसा प्लाज्मिड सिलेक्ट करें जो कैसा हो, 15 से 20 या 20 से 25 कॉपी नंबर दे सकता हो, तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या पीस ऑफ डीएनए सेगमेंट है जो हमारी एलियन पीस, उसके मैक्सिमम कॉपी नंबर्स हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इस केस में हमने ऐसा प्लाज्मिड या ऐसा बैक्टीरियोफाज सिलेक्ट करना है जो हमें मैक्सिमम कॉपी नंबर दे सकता हो। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि उसका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या मैक्सिमम कॉपी नंबर जो है उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। ठीक है बेटे, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट जो है वो आपको ये वही चीज है, वेट, ठीक है, ये हम दोबारा नहीं लेंगे। सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कहते हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप ये पता लगाते हैं कि जो आपका एलियन डीएनए था जिसको आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट कर दिया था, तो क्या वो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो होस्ट के प्रोजेनी सेल्स के अंदर पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है, या होस्ट के कितने सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और कितने अभी भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। ठीक है बेटे, तो उसके लिए वो कहते हैं कि हम अलग अलग तरह की टेक्निक यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसने 2 टेक्निक्स के बारे में आपको बताया है। एक टेक्निक जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली बहुत सारी एंटीबायोटिक जो है उनकी प्लेटिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कई सारी कल्चर प्लेट्स तैयार कर लेनी है और उनके ऊपर अगर आपने अगार अगार डाला है तो उसके ऊपर आप पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है वो डाल देंगे। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि ये जो है उस केस में हम यूज कर सकते हैं जिस समय हमने क्या किया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपने क्या किया है, आगे ट्रांसफर किया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं एक ऐसा बैक्टीरियम ले रही हूँ जिसके अंदर पहले से कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं, जैसा कोहन एंड बोर ने किया था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, साल्मोनीला जो है उसमें से उन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सिलेक्ट किया। सपोज करिए वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ओके बेटे, और इसको किस में डाला, ई कोलाई के अंदर डाला, और ई कोलाई में पहले से कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है नहीं। अब वो कहता है कि हम चेक करना चाहते हैं कि भाई कितने ई कोलाई सेल जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बन गए हैं। जो बन गए हैं उनका नाम ट्रांसफॉर्मेंट होगा, और जो नहीं बने हैं वो कैसे होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। ठीक है बेटे, अब हमने क्या किया, 3 प्लेट्स तैयार कर ली, एक में टेट्रासाइक्लिन डाली, एक में स्ट्रेप्टोमाइसिन डाली है, और एक में हमने क्या डाल दी है, एम्फिसिलिन डाल दी है। अब देखो मैंने आपको ये बोला है कि ई कोलाई किसी भी एंटीबायोटिक के लिए कोई रेजिस्टेंट नहीं रखता। ठीक है, हमने सिर्फ उसमें क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन करके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डाला है। वो जरूरी नहीं है कि 100% ई कोलाई ट्रांसफॉर्मेट बन गए हो सकता है 50% ही बने हो। तो अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास आगे प्रोजेनी सेल्स आए हैं ना, उनको तीनों प्लेट्स पे मैं ग्रो करवा के देख रही हूँ। तो कहते हैं कि उसमें जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो तो किसी भी एंटीबायोटिक प्लेट के ऊपर ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो उनके ऊपर इफेक्ट शो करेंगी और उनको किल कर देंगी सेल्स को। ठीक है, पर वो कहता है कि उनमें से अगर 50% सेल ऐसे हैं जिनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आ गया है, इसका मतलब
वो वाले सेल्स जो होंगे जब उनको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्लेट के ऊपर ग्रो करवाया जाएगा तो वो उसके ऊपर इजीली ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, तो जो ग्रोथ शो कर रहे हैं वो मुझे पता लग जाएगा कि ये कौन से हैं, ट्रांसफॉर्मेंट है और इनके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है बेटे, पर जब इन्हीं ट्रांसफॉर्मेंट्स को मैं एम्फिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन पे ग्रो करवाऊंगी तो वहां पे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पता लग जाएगा कि इनके अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर हुआ है वो एम्फिसिलिन भी नहीं है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी नहीं है, वो कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन है। तो इस तरह से मैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर लूंगी। तो ये जो टेक्निक है मेरी, इसको मैं सिलेक्टेबल मार्कर बोल रही हूँ यहाँ पर। ओके बेटे, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर की टेक्निक ये है। अब देखो उसके बाद वो कहते हैं कि क्लोनिंग साइट्स का यहाँ पे क्या चक्कर है। तो कहते हैं कि जब भी आपने कोई वेक्टर सेलेक्ट करना है तो आपको ये तो पता है कि मैंने एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है इसकी कटिंग किससे करवाई है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करवाई है। ठीक है बेटे, अब वो मान लीजिए वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो 6 बेस पेयर के बाद कट करता है। तो वही मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस पे अप्लाई करना है, प्लाज्मिड पे भी अप्लाई करना है। अब वो कहता है कि अगर आपका प्लाज्मिड इस तरह का है जिसमें 6 बेस पेयर्स जो हैं, ठीक है, एक बार 6 बेस पेयर प्रेजेंट है, फिर कुछ थोड़े गैप के बाद फिर 6 बेस पेयर प्रेजेंट है, फिर दोबारा प्रेजेंट है और एक से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन साइट्स हैं, तो फिर आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा, ठीक है, उसने एक जगह पे कट करना था ना, उसको कई जगह पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस नजर आने लगेंगे और वो कई जगह पे कटिंग कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी, काफी सारी जगह जो है वो खाली हो जाएगी। और जब आपने एलियन पीस को सेट करना है तो उस केस में वो कहते हैं कि न्यूमरस प्लेसेस आपको नजर आएंगी, आपकी जो जीन क्लोनिंग का प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम किस लिए क्रिएट करनी, तो कहते हैं कि वेक्टर ही ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें कम से कम रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हो, ताकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मौका ही ना मिले और ज्यादा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे ध्यान देने का। वो सिंपली उसी पैलिंड्रोम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करें और वहीं से कट करें और एक ही गैप क्रिएट हो और आप अपना एलियन पीस जो है उसको वहां पे इंसर्ट कर दें और फटाफट आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। ठीक है बेटे, तो बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमने ऐसा वेक्टर लेना है जिसके अंदर एक ही रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज सेवरल फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाएंगी और जीन क्लोनिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके बेटे, अब देखो दूसरी चीज उसके नीचे ना एक पैराग्राफ उसने डिस्कस किया है जिसके अंदर वो आपको फिर से सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में ही बता रहा है। पर पिछली बार में मैंने आपको बताया था कि मैंने ई कोलाई के अंदर उसे ट्रांसफर किया था जिसमें पहले कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था। अब उसने यहाँ पे एक प्लाज्मिड सिलेक्ट किया है जिसका नाम है PBR322। देखो ये वाला प्लाज्मिड है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाकी सारे साइट्स को आप भूल जाइए और सिर्फ इसको याद रखिए जिसको मैं कह रही हूँ BAM-H1 साइट। और यहाँ पे वो कहते हैं कि कौन सा जीन प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, ये तो प्लाज्मिड में पहले से प्रेजेंट है। अब वो कहते हैं कि मैं किसी डोनर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें से कोई और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेकर आई हूँ और उस इंसर्ट को मैंने कौन सी जगह पे रख दिया, इस प्लाज्मिड वेक्टर की BAM-H1 साइट पे रख दिया। तो पहले तो क्या होता था, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, इसलिए जब इसको टेट्रासाइक्लिन प्लेट के ऊपर ग्रो करवाते थे तो ये सेल अच्छे से ग्रोथ शो करते थे। ठीक है, अब कहता है कि नया इसके ऊपर मैंने इंसर्ट कर दिया और हो सकता है वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो, तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टीज अब इसके अंदर आ जाएंगी और टेट्रासाइक्लिन की क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको ग्रो करवाऊंगी, दो प्लेट्स मैंने तैयार की हैं, एक में एम्फिसिलिन डाली है, एक में टेट्रासाइक्लिन डाली है। तो मैं देखूंगी कि टेट्रासाइक्लिन जो प्लेट है उसके ऊपर ये वाला जो मेरे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ठीक है बेटे, वो पहले तो ग्रोथ शो करते थे, अब वो ग्रोथ नहीं शो करेंगे। अब वो ग्रोथ क्यों नहीं शो कर रहे, क्योंकि उनका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है उसके ऊपर कौन सा जीन आ गया है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आ गया, इसलिए पुराने जीन की प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो गई। ठीक है, पर उसको जब मैं चेक करूंगी कि अगर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रखते तो फिर कौन सा रेजिस्टेंस रखते हैं, तो जब मैं इसको एम्फिसिलिन के ऊपर ग्रो करवाऊंगी तो वह एम्फिसिलिन जो है उसके ऊपर इजीली ग्रो कर जाएंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा जो नया इंसर्ट है वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट है, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है। तो इस तरह से मैं आइडेंटिफाई कर लूंगी कि कौन से मेरे ट्रांसफॉर्मेंट है और किस जीन को लेकर आई है वो ट्रांसफॉर्मेंट और कौन से मेरे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि हर बार इतनी सारी टेट्री प्लेट तैयार करना ये एक लंबा चौड़ा मेथड है। ठीक है, फिर हम ट्रांसफॉर्मेंट अलग करते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन करके आगे उनकी ग्रोथ करवाते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है।
तो साइंटिस्ट है उन्होंने एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि ये मेथड जो है ये काफी लेंथी प्रोसेस है, तो अब हम क्या करेंगे, एक डाई जैसा सब्सटेंस जो है वो यूज करेंगे, जिसको उसने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बोला है। और वो कहते हैं कि इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो भी प्रोजेनी सेल है उसके अंदर इंसर्ट आया है कि नहीं आया है। अगर उसके अंदर कोई फॉरेन इंसर्ट नहीं आया, इसका मतलब जो होस्ट के प्रोजेनी सेल्स हैं वो ब्लू कलर देंगे। ठीक है बेटे, याद रखो ब्लू कलर देने वाले कौन से होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकते हैं हमारे माइंड में, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो हैं जो ब्लू कलर देते हैं। और अगर उसके अंदर कोई इंसर्ट आ गया है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट है। और याद रखिए कि ट्रांसफॉर्मेंट कोई ब्लू कलर नहीं देते। तो आपने क्या करना है, वही मेथड आपने यूज करना है, सिंपल सा। प्रोजेनी सेल्स आपने लेके आने हैं और उन प्रोजेनी सेल्स पे सिरिंज की हेल्प से आपने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल देना है। फिर आपने देखना है कि प्रोजेनी सेल्स जो है उनकी कॉलोनी ब्लू कलर डेवलप करती है कि नहीं करती। अगर वो ब्लू कलर डेवलप करती है, इसका मतलब वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और अगर ब्लू कलर डेवलप नहीं होता, इसका मतलब वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स है। हमें पता लग जाएगा। जो नॉन ब्लू कलर वाले हैं उसको निकाल लेंगे एंड उसको आगे ग्रो करवाएंगे, एंड जो पहले वाले हैं उसको डिसकार्ड कर देंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो विद इन सेकेंड्स हो जाएगा, कोई हमें प्लेटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ठीक है बेटे, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का नाम दिया है। तो इसमें वो कहते हैं कि जिस भी प्लाज्मिड के अंदर हमने नया इंसर्ट डाला है, वो उसका जो पुराना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको नलीफाइड कर देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। इसका मतलब नए इंसर्ट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, पुराने की क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती है। चेक करने के लिए आपने क्रोमोजेनिक सब्सटेट यहाँ पे यूज करना। ठीक है बेटे, ये वाला लास्ट टॉपिक मैंने उस टाइम लिया था, टाइम होने वाला था, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो, इसको डिसऑर्नामेंट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास काफी सारे प्लांट पैथोजेंस हैं और उसमें से एक खास प्लांट पैथोजन है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्या है, प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करता है, उसका पैथोजन है। पर कैसे करता है डिजीज, तो कहते हैं कि जब भी ये बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के ऊपर जाता है, तो ये प्लांट सेल्स जो है उसको जब इन्फेक्ट करता है, तो उस दौरान अपना जो जिनोम होता है ना, उसको प्लांट के अंदर डाल देता है। और इसका जो जिनोम है उसको टीडीएनए बोला गया है यहाँ पे। ठीक है बेटे, टीडीएनए उसको इसलिए बोला है क्योंकि जैसे ये डीएनए प्लांट सेल्स में जाएगा उसमें क्या बना देगा, ट्यूमर्स बना देगा। ठीक, अब वो कहता है कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ करनी है। हमें ये तो पता लग गया कि ये पैथोजन है और अपना जीन आगे ट्रांसफर, जीनोम ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका मतलब अब हम क्या करें, इसकी सफाई कर दें। ठीक है, इसका जो पैथोजेनिक जीनोम है यानी इसका जो टीडीएनए है उसको हटा दो आप, और उसकी जगह पे क्या फिट कर दो, एलियन पीस ऑफ डीएनए फिट कर दो। तो हमेशा की तरह इसका एक नेचुरल हैबिट है कि इसने क्या करना है, प्लांट सेल के पास जाना है, उसमें इन्फेक्शन करनी है और अपना जीनोम उसमें ट्रांसफर कर देना है। तो कहते हैं कि ये जीनोम तो ट्रांसफर करेगा, पर यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ट्यूमर वाला डीएनए प्रोड्यूस नहीं होना, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एक आपका एलियन डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और आपका मकसद क्या था, एलियन डीएनए को ही तो ट्रांसफर करना चाहते थे आप। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम को ही हम यूज नहीं करते हैं, रेट्रोवायरसेस को भी यूज कर देते हैं, बिकॉज उनका भी इन्फेक्शन करने का यही तरीका है। ठीक है, और तो इस तरीके से वो कहते हैं कि हमने पैथोजेंस जो है ना उसका क्या कर दिया, डिसआर्म्ड कर दिया। मतलब उनके वेपन्स जो थे, उनके जो पैथोजेनिक वेपन्स थे, उनको हमने यहाँ पे छीन लिया है और यहाँ पे उनको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। पहले वो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए अपने आप को यूज करते थे, अब हमने उनको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज किया है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर पाए हैं और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गए। ओके बेटे, तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं रीड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इसे एज इट इज बुक में से ही यहाँ पे नोट किया। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पर हैं। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, ये पेज नंबर 200 है। देखो पेज नंबर 200 में सबसे नीचे आपको टॉपिक नजर आ रहा है, कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, और लिखा है उसने फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसके अंदर वो आपको ये बताना चाहता है कि जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने तैयार कर लिया है ना, अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए एक फॉरेन चीज है। ठीक है, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं तैयार होगा उसको लेने के लिए। तो कहते हैं हमारा तो मकसद यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको कैसे भी पहुंचाना है होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे उसने बताया है, कहते हैं कि अगर हम डीएनए की जनरल बात करें तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है बेटे,
और किसी भी होस्ट सेल जो है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसा नेचर रखती है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर रखती है, क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है। ये आप जानते हैं बाय द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसमें हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, तो कहते हैं कि कभी भी वो डीएनए को एंटर होने ही नहीं देगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। पर इसलिए वो कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसको बाय फोर्स जो है उस डीएनए को लेने के लिए तैयार करवाना होगा। ठीक है, कैसे तैयार करेंगे, तो अलग अलग ट्रीटमेंट देती हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ ए डाईवैलेंट केटाइन। ठीक है बेटे, कैल्शियम आयंस लेने हैं हमने, डाईवैलेंट कैल्शियम आयंस लेने हैं, यानी Ca2 पॉजिटिव आयंस लेने हैं। और उससे जब हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उससे वो कहता है कि एफिशिएंसी जो है बैक्टीरिया की, ठीक है, वो डीएनए को सेप्ट करने की बढ़ जाएगी। कैसे, तो ये कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस करते क्या है, ये कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस जो है ना वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या बना देते हैं, पोर्स बना देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेद बना देते हैं, और उसके जरिए वो कहते हैं कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको जो है सेल वॉल के जो पोर्स है उसके जरिए वो उसके अंदर एंटर करेगा। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे तो क्या हुआ, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन भी तो है ना। तो अगर आपको याद हो हमने ट्रांसपोर्टेशन वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो आपको बताया था कि अलग अलग तरह के पाथवेज होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, याद आ रहा है। तो उसमें आपको बताया था कि सर्टेन आइंस जो है उनका ट्रांसपोर्ट सेल वॉल के जरिए भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो फॉरेन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल वॉल में जो पोर्स होंगे उसके जरिए एंटर हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में उसने आना ही नहीं है, उसने बाहर बाहर से चले जाना है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद वो कहते हैं कि सेकंड मेथड जो है यहाँ पर वो ये है कि हम जो हमारे सेल्स हैं, होस्ट सेल्स हैं, उसको क्या करें, टॉर्चर करें। ठीक है, उसको यातनाएं देनी है आपने, तो उसमें उसने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, होस्ट सेल्स जो है उसको या तो एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस पे रखेंगे, फिर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस पे रखेंगे, फिर हॉट पे, फिर कोल्ड पे, फिर हॉट पे, फिर कोल्ड पे, ऐसे ऐसे तंग करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि किसी पर्सन को अगर उसे जबरदस्ती कबूल करवाना है कि भाई तूने ये काम किया हुआ है, क्राइम किया है, कोई बंदा खुद मानता थोड़ी होता है, चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की हुई है। ठीक है, तो उसको कबूल करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, टॉर्चर करना पड़ता है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि होस्ट सेल जो है उसको हम क्या करते हैं, कभी हीट शॉक देते हैं, फिर उसके बाद फिर उसे आइस पे छोड़ते हैं, फिर हीट शॉक देते हैं, फिर आइस पे छोड़ते हैं, और ऐसे कर करके दुखी हो जाता है वो, और लास्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और हमारा काम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है बेटे, तीसरा मेथड जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको एक सस्पेंशन की फॉर्म में एक इंजेक्शन में भर लेना है। ठीक है, और इंजेक्शन जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे लगाना है, जाके एनिमल सेल के न्यूक्लियस में लगाना है डायरेक्टली इंजेक्शन। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी एनिमल सेल जो है उसके न्यूक्लियस में जाके सीधे इंजेक्शन लगाओ, और उसके बाद आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस के जीनोम के पास पहुंच जाएगा। और जब वहां पे डीएनए ने ओपन होना है तो आपको पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आपका जो फॉरेन डीएनए है वो अपने आप को इंसर्ट करके उसका पार्ट बन जाएगा, और इस तरह से होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आके ट्रांसफर होता रहेगा। तो तीसरा मेथड ये है, इसको हम माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। अब देखो फोर्थ मेथड में वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ना उसको गोलियां बना लेनी है, उसकी छोटी छोटी सी बुलेट्स बना लेनी है, और वो बुलेट्स जो है उसको जिस गन से फायर करना है, ठीक है, उसका टारगेट क्या होना चाहिए, किसी भी होस्ट सेल का न्यूक्लियस होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन मेटल जो है ना उसकी छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेते हैं। ठीक है बेटे, बुलेट्स तैयार कर लेते हैं, और उसके सरफेस के ऊपर क्या लगा देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा देते हैं। और हमारे पास एक अपैरेटस होता है जिसको हम जीन गन कहते हैं। जैसे जीन गन से फायर किया जाता है तो वो गोलियां कहाँ जाके गिरती हैं, किसी भी सेल जो है उसके न्यूक्लियस में काफी हाई स्पीड से जाके गिरती हैं, और इस तरीके से वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पे एंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स जो हैं उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। देखो लास्ट मेथड में हमने ये वही वाला मेथड बताया आपको जो अभी मैंने डिस्कस किया था, कि हमें पैथोजेनिक वेक्टर्स ले लेने हैं और उनको क्या कर देना है, डिसआर्म्ड कर देना है, मतलब उनके पैथोजेनिक जीनोम को निकाल लेना है और उसकी जगह पे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां लगा देना है। तो जब ये इन्फेक्शन कॉज करने जाएंगे तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको होस्ट सेल में छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 मेथड हैं। ओके बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को?
नो नो मैम। मैम। इजी है ना? बस आपने याद रखना है फर्स्ट मेथड हमारा कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस वाला है। सेकंड मेथड के अंदर हम उसे हीट शॉक एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। थर्ड मेथड में हम माइक्रो इंजेक्शंस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिल कर लेते हैं, न्यूक्लियस में डालते हैं उस माइक्रो इंजेक्शन को। फोर्थ में आपने याद रखना है कि हम गोल्ड और टंगस्टन जो है उस पर कोटिंग कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की और जीन गन से फायर करते हैं। हाई वेलोसिटी बुलेट्स जो है वो न्यूक्लियस में जाके गिरते हैं। और पांचवें मेथड में हम डिसआर्म्ड कर देते हैं पैथोजेनिक वेक्टर्स को और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस तरह से होस्ट सेल में चला जाता है। ओके बेटे, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब वो कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम करते क्या है। तो देखो यहाँ पे हमें कई सारे स्टेप्स उसने बताए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है, क्योंकि हमें डीएनए चाहिए जिसमें हमारी क्या है डिजायर्ड जीन्स प्रेजेंट है, तो पहला स्टेप हमारा है डीएनए को आइसोलेट करना। ठीक है बेटे, कोई भी हमने डोनर ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करना है जिसमें से हम वो डीएनए लेंगे जिसमें हमारे डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। सेकंड में वो कहते हैं कि जब आपने डीएनए सिलेक्ट कर लिया तो देखो एलियन डीएनए आपने सिलेक्ट किया है और एलियन डीएनए को आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको प्लाज्मिड भी चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह के डीएनए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, एक तो एलियन डीएनए, एक प्लाज्मिड डीएनए, और दोनों की आपने क्या करनी है, फ्रेगमेंटेशन करवानी है। तो आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो आप सिर्फ एक ही तरीके से करवा सकते हैं और वो है बाय मेकिंग यूज ऑफ a special class of enzymes known as restriction endonuclease which are known as the molecular सीजर्स। वो कैसे उसको कट करते हैं वो भी आपको मालूम है। ठीक है बेटे, तीसरे मेथड के अंदर वो कहता है कि जब आपने डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है उनका आपने फ्रेगमेंटेशन तो करवा लिया हुआ है, अब आइसोलेशन करवाना है, सारी फ्रेगमेंट्स जो है वो एक साथ पड़ी है उसको सेपरेट करना चाहते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक टेक्निक यूज करेंगे, वो भी आपको मालूम है कौन सी टेक्निक होगी। that technique is agarose gel electrophoresis। तो उससे आप प्लाज्मिड डीएनए की फ्रेगमेंट भी सेपरेट कर लेंगे और एलियन डीएनए भी कर लेंगे सेपरेट। ठीक है बेटे, अब फ्रेगमेंट आपके पास आ गई काफी सारी, उससे कई सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने हैं वेक्टर को साथ अटैच कर करके। तो आपको पता है उसके लिए आपने लाइगेशन करना है और लाइगेशन के लिए आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे वो भी आपको मालूम है, वो एंजाइम होगा डीएनए लाइगेस। ठीक है, अब आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होके पड़े हुए हैं, अब उसको किस में डालना है, आपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना है। तो आपको पता है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए वेक्टर की हेल्प लेके आप उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में भेज देंगे। फिर कैसे वो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है इसमें डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से वो आके रेप्लिकास बनाता है, वो सब होने लग जाएगा। अब देखो बेटे, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका जो डीएनए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, अब वो आपके इंपॉर्टेंट जीन्स लेके गए हैं ना, वो जीन्स एक्सप्रेस होंगे। तो आपको पता है जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होता है तो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। और देखो आपने कई सारे ई कोलाई सेल्स के अंदर थोड़े थोड़े से आपके जो रेप्लिकास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के तैयार हो गए, उसमें जो प्रेजेंट जीन्स थे वो भी एक्सप्रेस हुए और एक्सप्रेस होने के बाद आपको स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट मिले। ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि यही प्रोडक्ट मुझे जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में मिले। तो मैंने क्या करना है, वो सारे क्लोन्ड सेल्स जो है ई कोलाई के उसका कल्चर कर लेना है। और कल्चर करने के लिए मेरे पास बड़े बड़े से क्या प्रेजेंट है, वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे घर में कोई बहुत गेस्ट आ गए हैं तो हमने बड़े लेवल पे खाना बनाना है, तो हम घर में बड़े बड़े अपने पतीले निकालते हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्रेशर कुकर निकालते हैं, 6.5 लीटर का प्रेशर कुकर जिसमें आज खाना बनेगा, नॉर्मली 3 या 5 लीटर में बनता है ना। तो उसी तरीके से कहते हैं कि ये जो हमारे पास होस्ट सेल आए हैं उसको हमने, वो तो हमें थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होस्ट सेल्स में क्लोनिंग हो जाए, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें सुटेबल कंडीशंस देनी पड़ेंगी। तो इसलिए वो सुटेबल कंडीशंस हमने उसको सारी देनी है जो उसे बॉडी में मिल रही है। तो लेबोरेटरी के अंदर बड़े बड़े वेसल यूज करेंगे जिनको बायो रिएक्टर कहेंगे, उसमें टन्स की फॉर्म में कल्चर मीडियम डालेंगे और होस्ट सेल्स को खुश करेंगे। वो होस्ट सेल्स खूब वहां पर कल्चर जो है उसको यूज करेंगे, उनकी मल्टीप्लीकेशन होगी ज्यादा से ज्यादा, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो जहां मेरे पास 10 होस्ट सेल्स है, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, ठीक है, 80 से 100, ऐसे करके थाउजेंड्स में आने लग जाएंगे। तो वो थोड़ी सी अल्कोहल जो मुझे मिलनी थी ना यीस्ट से, वो अल्कोहल मुझे काफी बड़ी क्वांटिटी में मिलने लग जाएगी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपको टन्स की फॉर्म में आपका जो एंजाइम है या प्रोटीन है वो तो मिल गया, अब क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है।
ठीक है, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि देखो जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है, तो हमने तो बिल्कुल उसका प्रॉपर प्यूरिफाइड फॉर्म जो है उसको लॉन्च करना है ना मार्केट में, तो इसलिए उसका एक्सट्रैक्शन भी जरूरी है। तो उसके बाद उसको वहां से आइसोलेट कर लेना है, होस्ट सेल्स में से उसकी सफाई करनी है, प्यूरिफाई करना है उसको, और उसके बाद उसको सीधा नहीं मार्केट में छोड़ देना। अब देखो कोई ड्रग आपने बनाया है और आप ये कह रहे हो कि ये ड्रग इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए है, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी कि आज आपने ड्रग बनाया कल उस पर्सन को दे देंगे, बोलेंगे ये ड्रग इस डिजीज का आप खा लो, ठीक है। मान लो पर्सन को वो ठीक ना बैठा तो उस केस में उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको तो पुलिस ले जाएगी ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि उसके क्या करने पड़ते हैं, जो भी लॉन्च प्रोडक्ट है उसके क्लिनिकल टेस्ट करने पड़ते हैं अगर वो ड्रग है, पर अगर वो कोई दूसरी चीज है तो उस केस में भी उसकी रिपीटेड टेस्टिंग करनी पड़ती है, पहले उसको अप्लाई करके देखा जाता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, इसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो है इसको हम वन बाय वन लेंगे, ओके बेटे। आज सिर्फ एक ही स्टेप बताऊंगी आपको, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। अब वो कहते हैं कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, तो किसी भी सेल के अंदर, चाहे आपके पास प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, चाहे आपके पास बैक्टीरियल सेल है, सभी के अंदर डीएनए तो है ना। तो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता नहीं, तो क्या हुआ अगर बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियोइड तो प्रेजेंट है ना, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। अब वो कहता है कि उसको क्या करना है, उस डीएनए को आइसोलेट करवाना है, ठीक है। उस डीएनए जो है उसको सेल में से बाहर निकालना है। अब देखो कोई भी सेल है, चाहे बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उसकी कोई ना कोई सेल मेम्ब्रेन है, और वो सेल मेम्ब्रेन किसी चीज से बनी हुई है। अगर प्लांट सेल की बात करो तो आपको पता है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, सेल वॉल है, किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है, ठीक है बेटे। अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो कुछ लिपिड से बनी हुई हो सकती है, ठीक है, या कुछ केसेस में अगर आप फंगस की बात कर लें तो काइटिन से बनी हुई हो सकती है। तो जो भी हमारा वहां पे कॉम्पोजिशन है उससे रिलेटेड हमने एंजाइम छोड़ देने हैं उनके ऊपर। तो आप क्या करो, वो पर्टिकुलर सेल ले लो और उस पर्टिकुलर सेल को एक ऐसी एंजाइम सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर दो जिसके अंदर आपने करेक्टरिस्टिक एंजाइम डाले हुए हैं। तो कहते हैं कि अगर बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, तो बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर आप लाइसोजाइम एंजाइम छोड़ देंगे, जो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसको डीजेनरेट कर देंगे और डीएनए को आइसोलेट करेंगे। अगर आपके पास प्लांट सेल है तो कौन से एंजाइम छोड़ेंगे, सस्पेंशन में सेलुलेस एंजाइम, ठीक है। और अगर आपके पास फंगल सेल है तो उस केस में आप काइटिनेस एंजाइम छोड़ेंगे। तो देखो सबकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और न्यूक्लियस जो है उसमें से डीएनए को आइसोलेट करना आसान हो जाएगा। पर अब वो कहते हैं कि अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है, ये डीएनए अकेला नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि डीएनए जो है वो क्रोमेटिड्स के अंदर प्रेजेंट तो है पर अकेला थोड़ी है, उसके साथ क्या है, प्रोटीन्स भी तो है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, और कुछ छोटे मोटे आरएनएस भी उसके आसपास हो सकते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के रिमेन्स हो सकते हैं, कुछ लिपिड्स हो सकते हैं, हमें तो सिर्फ डीएनए चाहिए। तो कहते हैं कि इन सबको उनसे अलग करने के लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम उन पे छोड़ देंगे। आरएनए को अलग करने के लिए आरएनए से छोड़ देंगे, आरएनए को डाइजेस्ट कर लेंगे। प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए प्रोटीएसिस छोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह से पॉलीसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम आपने यूज कर लेने हैं। तो जब ये सारे उन्होंने फिनिश कर दिए तो लास्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, डीएनए बचेगा, ठीक है बेटे। अब वो कहते हैं कि डीएनए जब आपके पास आ गया, अब देखो इस डीएनए को जो है आपने कैसे उस सेल सस्पेंशन में से अलग करना है। आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें से आप उस डीएनए को कैसे अलग करेंगे। तो कहते हैं कि ये डीएनए जो है इसको अलग करने का तरीका क्या होता है। सपोज आपने बीकर के अंदर वो सॉल्यूशन डाली थी जिसमें होस्ट सेल भी थे और काफी सारे एंजाइम थे अलग अलग तरह के। अब वो सारे एंजाइम्स जो है वो अपना काम कर चुके हैं, इसलिए वो तो फ्री हो गए हैं, हम सिर्फ डीएनए चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसमें चिल्ड अल्कोहल डालेंगे, ठीक है बेटे। चिल्ड अल्कोहल का मतलब है कि मैंने फ्रीजर के अंदर अल्कोहल रखी हुई है, बहुत ज्यादा ठंडी अल्कोहल है वो, और उसको बीकर जो है ना उसमें मैं बिल्कुल साइड साइड से धीरे धीरे नीचे उतारूंगी अल्कोहल को, ठीक है। बीकर की एक बॉल में से धीरे धीरे वो नीचे उतरनी चाहिए, ऊपर नहीं डालनी। तो जैसे वो धीरे धीरे सिम सिम के उसके साथ नीचे उतरेगी तो अल्कोहल की एक लेयर बन जाएगी उस सॉल्यूशन के ऊपर। और थोड़े टाइम तक आप उस बीकर को छोड़ दो तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो डीएनए मिक्स था ना वो डीएनए थ्रेड की फॉर्म में उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगा अल्कोहल लेयर पे, ठीक है। फिर आपने कोई भी एक कैपिलरी लेनी है, कोई भी ट्यूब ले लीजिए, कैपिलरी ट्यूब या कोई भी पतली सी ट्यूब ले लें और उसकी हेल्प से वो डीएनए थ्रेड्स जो उनको उठा लेना है।
तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे देखिए आपको लिख के उसने बताया हुआ है, इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। ठीक है, देखो साइड में आपको फिगर नंबर 11.5 में तो आपको डीएनए उठाते हुए नजर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब और सम बेंट ट्यूब। सो दिस प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज स्पूलिंग। इस तरह से हम फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में डीएनए जो है उसको आइसोलेट करें। ओके बेटे, यहाँ पे देखो मैंने आज पे पिक्चर ली है, उसके अंदर दिखाया है। इस तरह से डीएनए के थ्रेड्स आपके पास आ जाएंगे और फिर आप जो है किसी भी एक थिन कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से उसको आइसोलेट कर लें। ठीक है, अगर आपके पास कैपिलरी ट्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में झाड़ू होता है ना, उसकी जो छोटी छोटी तीलियां होती हैं उससे भी आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। इस मेथड को हम स्पूलिंग कहते हैं। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है? देखो ये एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी के अंदर करके देखते हैं, बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है। हमने कुछ भी नहीं करना है, घर में से एक आप टोमेटो ले आएंगे या थोड़ी सी पालक लेकर आ जाएंगे। ठीक है, उसको हमने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। तो देखो उसकी एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगी आपके पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट मिक्स कर देते हैं, या फिर घर में जो हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू रखा होता है उसको मिक्स कर देते हैं। एक जनरल मेथड है, जो घर में चीजें होती हैं उससे हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। ठीक है बेटे, तो फिर उसके आपको क्या था ना, डिटर्जेंट्स जो उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करेंगे, डीएनए के आइसोलेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसको छान लेना है अच्छे से और हमारे पास एक फिल्ट्रेट आ जाएगा। उस फिल्ट्रेट को आप थोड़े टाइम के लिए रख लीजिए। तो उसके बाद जैसे आपने इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए रखा है, फिर उसके बाद उसमें चिल्ड अल्कोहल डाल के देखनी है आपने, तो अल्कोहल की एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर। और थोड़े टाइम बाद आपको छोटे छोटे से थ्रेड ना उस अल्कोहल लेयर पे तैरते हुए नजर आने लग जाएंगे, तो ये डीएनए है। उसके बाद कोई भी कैपिलरी ट्यूब तो लेबोरेटरी में मिल ही जाती है, उससे आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग जो वीडियो है ना वो देखना, यूट्यूब के ऊपर दिए हुए हैं कि हम डीएनए का आइसोलेशन कोई भी बेसिक प्लांट मटेरियल से कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो पूरा करके बताता है, उसमें साफ साफ पता लग जाता है, घर में ही कर लेते हैं हम, कुछ करने की जरूरत है। आजकल तो सैनिटाइजर की फॉर्म में अल्कोहल भी प्रेजेंट है हमारे घर में। ठीक है, अब तो कोरोना वायरस की वजह से सभी के घर में खूब सारी प्रेजेंट है अल्कोहल भी, क्योंकि आजकल ऐसे ही दे रहे हैं, वो ले जो जितनी ले जानी है, पहले नहीं देते होते थे। ठीक बेटे, इसके बाद अगले स्टेप हम कल करेंगे फिर। अच्छा, कल 9 तारीख होगी ना, 10 को जाना है।